जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिफेंस एग्जामिनेशन में आए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे ये एरर्स की कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके अंदर आपको एरर्स को स्पॉट करना है। तो चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की या एएफ कैट की, तो ये क्लास आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेगी। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेज हैं वो देखी हुई होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको हर एक चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, तो आप उसे देख लेंगे। उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैंने, उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्लास आपके लिए उसके बाद देखना इंपॉर्टेंट रहेगा और अच्छा रहेगा, समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आते होते हैं ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। बोलो हाँ, चलिए। तो बेसिकली दो कैटेगरीज को आज हम डील करने वाले हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी रहेगी वो जनरल एरर्स की रहेगी, जो कि हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक तो जनरल एरर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी जो डिफेंस एग्जामिनेशन में जो एक यूनिक कैटेगरी है वो देखी जाती है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये बाकी एग्जामिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलती है, डिफेंस एग्जामिनेशन में खास तौर पे देखने को मिलती है। तो उस कैटेगरी को भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले जनरल एरर्स की जो कैटेगरी है, डायरेक्शन आपके सामने है, डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में भी आपको डायरेक्शन पढ़नी है, कभी ये एज्यूम करके नहीं जाना है कि ये तो एरर्स वाले ही पूछे हैं और आप उसे पढ़ो ही ना, सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग जाओ। कभी कभी चीज़ें घुमा के भी पूछ ली जाती हैं। तो अभी तो मैं समझा देता हूँ क्या पूछा हुआ है। अभी आपके सामने ए बी सी डी ये 4 पार्ट्स हैं, तो आपको एक पार्ट में एरर बताना है, और अगर एरर नहीं है तो डी पार्ट नो एरर जो है आप लगा दीजिएगा। करें जी शुरुआत, रेडी? चलिए जी। ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ इंक्वायरी। रिवियर्ड का मतलब होता है जिसकी इज्जत बहुत ज़्यादा की जाती हो, रेस्पेक्टफुल हो, ऑनरेबल हो, ठीक है जी। तो ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ इंक्वायरी। क्या मिस्टेक है? अगर आपको ध्यान होगा कि जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल रहता है। वन ऑफ द टीचर नहीं होता, वन ऑफ द टीचर्स होता है। वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होता है। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर नहीं होता, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स होता है। ये बारीकियां मैंने समझाई हुई हैं, तो अभी मैं बारीकियां नहीं बता रहा हूं, अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो आप साथ साथ यहाँ पे रिलेट करते चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तभी ये देख रहे हैं क्लासेस, क्लियर? क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस है ऑफ कोर्स ये। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन है आपका प्लूरल आता है। क्यों आता है? रीजन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड मेंबर्स होगा यहाँ पे, क्लियर? बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। जो हैज बीन है वो जो वर्ब है किसकी है? ही की है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन ठीक लिखा हुआ है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है, भले ही प्लूरल आता है, लेकिन उसको जो मॉडिफाई करता है ना एडजेक्टिव, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो अगर आप देखेंगे मोस्ट रिवियर्ड जो है सुपरलेटिव डिग्री है। रिवियर्ड आपका पॉजिटिव डिग्री है, मोर रिवियर्ड कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट रिवियर्ड जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे वन ऑफ द बेटर एक्टर नहीं होता, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स होता है। वन ऑफ द बेटर एक्टर्स नहीं होता, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स होता है। तो वन ऑफ के केस में जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वन ऑफ के बाद, उसको जो मॉडिफाई करता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। उसके बाद ऑफ आपका प्रेपोजिशन है और द कमिटी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली ऑफ प्रेपोजिशन है, इंक्वायरी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, तो मतलब आपका बी पार्ट में मिस्टेक है। चलिए जी अगला। राहुल आस्क मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप फॉर द ट्रिप। तो देखेंगे यहाँ पे राहुल आस्क मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग, तो टू ज्वाइनिंग गलत है, यहाँ पे टू के बाद V1 आना चाहिए। तो टू के बाद V1 मतलब यहाँ पे ज्वाइन आएगा। बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान होगा उसमें हम लोग आस्क का यूज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अच्छा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि आपको ये भी देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पार्ट है। तो ये जो इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना हुआ है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके अंदर आस्क का यूज करते हैं, ये V2 गया हुआ है और ये उसका सब्जेक्ट है। आस्क के डायरेक्ट बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ही आस्क मी, आई आस्क हिम, शी आस्क हिम, है ना, सीधा ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में है ना हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं अगर अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जो कि मैं बात कर रहा था।
तो इफ या वेदर, वेदर यहाँ ठीक लिखा हुआ है। ये पास्ट में है तो देखो ये भी पास्ट में है, यहाँ पे दोनों V2 बना हुआ है। आप ये मत सोच लेना कि ये पैसिव में लिखा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं, ये जो वोज है या मेन वर्ब बन के आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी वोज बीन, तो यहाँ मेन वर्ब बन के आई हुई है। इंटरेस्टेड एक्चुअल में वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ये V3 एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि आई के बारे में बता रहा है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका प्रोनाउन है। तो इंटरेस्टेड कौन है? आई है, तो प्रोनाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव होता है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेट बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? उसके बाद टू के बाद V1 आता है, उसमें कोई गलती थी बता दी मैंने। और टू ज्वाइन वट? टू ज्वाइन द ग्रुप। फॉर वट? फॉर द ट्रिप। तो फॉर प्रेपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ग्रुप यहाँ पे आपका नाउन है, द आर्टिकल लिखा हुआ है। वेयर देर इज अ विल देन देर इज अ वे। आपको पता है कि ये कहावत है, जहां चाह है वहां रहा है। मैंने वोकैबुलरी वाली क्लास आपको पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको ये कहावत समझाई थी कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे इज एन ओल्ड एडिज। ये एक पुरानी कहावत है। एडिज का मतलब होता है पुरानी कहावत। तो एडेज में एड का मतलब होता है ओल्ड, एज का मतलब एज। तो ओल्ड एज में जनरली लोग कहावतें ही कह जाते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, हाँ। तो कहावत जो है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बीच में ना कोई शब्द ऐड कर सकते हो ना कोई शब्द हटा सकते हो। कहावत जैसी है वैसी की वैसी रहनी चाहिए। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ठीक है। अच्छा, ये जो इज वर्ब आई हुई है ये मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए आई हुई है? ये पूरी की पूरी जो कहावत है ना, ये जो प्रोवर्ब है, इसके लिए आई हुई है। एक थी इसलिए सिंगुलर आया हुआ, दो कहावत होती तो ऑफ कोर्स प्लूरल हो जाता। तो इज वर्ब होगी एन ओल्ड एडिज। तो एन जो आया हुआ आपका एडिज के लिए, एडिज नाउन है। कैसी एडिज? ओल्ड एडिज। तो ओल्ड उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। भले ही जो एन है आया एडिज के लिए हुआ है, लेकिन साउंड अपने पास वाले वर्ड की लेता है। ओल्ड में ओ है, तो ओ है ना, तो ओ के लिए वोवल साउंडिंग है ये, तो वोवल साउंडिंग के लिए एन आता है, तो एन यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, मतलब बाकी कोई गलती नहीं है। Next question. Indian feminism that grew out of the women's movements of the late 19th century reached full maturity in early 20th century. चेक करते हैं, चलो। इंडियन फेमिनिज्म हमारा सब्जेक्ट है, इसमें फेमिनिज्म आपका नाउन है। ये ISM वाले जितने भी सफिक्स होते हैं ना, ISM, SHIP, MENT, ये सबके सब नाउन सफिक्स होते हैं। इस नाउन को ये मॉडिफाई करने वाला बच्चे एडजेक्टिव है, आप लोग जानते हैं, यस और नो। तो ये सब्जेक्ट बन के आया हुआ है आपका। दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है? फेमिनिज्म को। तो फेमिनिज्म ही तो ग्रू आउट हुआ है ना, फेमिनिज्म ही तो निकला है ना विमेन मूवमेंट से। अच्छा, फेमिनिज्म पता है ना, फेमिनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें इस आइडियोलॉजी को जो लोग मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं लड़का और लड़की को इक्वल जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। लड़की को ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि लड़के से ज़्यादा लड़की को मिलने चाहिए, वो सूडो फेमिनिज्म है, वो नकली है, वो इंस्टा यूट्यूब पे चलता है वो भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फेमिनिज्म में ये कहा जाता है कि जितने मेंस को राइट मिल रहे हैं, जितने मेन को मिल रहे हैं, उतने वुमेन को मिले, यस और नो। तो इंडियन फेमिनिज्म जो कि आया है, ग्रू आउट का मतलब आना, तो ये पास्ट में गया हुआ है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो ये V2 आया हुआ है। कहां से आया? विमेन मूवमेंट से आया, विमेन्स मूवमेंट्स। तो विमेन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही ये प्लूरल नाउन है, बावजूद उसके अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ऐसे प्लूरल नाउन जिनके पीछे ऑलरेडी एस या ईएस लगा होता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन ये प्लूरल तो है, लेकिन इसके पीछे एस नहीं लगता था। वुमेन्स थोड़ी कोई शब्द होता है। WOMAN का प्लूरल क्या बनता है? WOMEN बनता है ना। तो इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, वो ठीक लिखा हुआ है। वुमेन्स के मूवमेंट्स, क्लियर। तो वुमेन के मूवमेंट से निकला है इंडियन फेमिनिज्म, कब? लेट 19th सेंचुरी के, और वो पहुंच गया है फुल मैच्योरिटी। ये वाली जो वर्ब आई हुई है ये भी फेमिनिज्म के लिए आई हुई है। तो अगर ये पास्ट गया था तो पैरेललिज्म मेंटेन करते हुए ये भी पास्ट जाएगा, और आगे मुझे और कोई मिस्टेक इसके अंदर दिखाई दे नहीं रही है। तो कहने का मतलब नो एरर, आपके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने चेक कर लिया, और बाकी और कुछ नाउन प्रोनाउन की मिस्टेक दिख नहीं रही है, यस और नो। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे मिस्टेक क्या है। The greatest merit of democracy is that everyone feels free and can pursue his or her interest. कैन एक मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो परस्यूज नहीं आएगा, परस्यू आएगा। तो सबसे बड़ा फायदा डेमोक्रेसी का ये है कि हर इंसान
फील करता है कि वो फ्री है और वो फॉलो कर सकता है अपने इंटरेस्ट को, आपके पास आज़ादी है जहाँ चाहे वहाँ जाने की, जो चाहे वो करने की, क्योंकि भारत या डेमोक्रेसी एक आज़ाद देश है। मतलब ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी का नाम आता है तो भारत तो आ ही जाता है ना। खैर, अच्छा एक्स्ट्रा बातें जान ले इसके अंदर। द ग्रेटेस्ट मेरिट, मेरिट फायदा होता है, ये नाउन है, कैसे पता लग रहा है, द आर्टिकल इसके लिए आया हुआ है, ग्रेटेस्ट उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो इज वर्ब आई हुई है वो मेरिट के लिए आई हुई है। जो ग्रेटेस्ट मेरिट है, जो फायदा है वो क्या है, इज दैट एवरीवन फील्स, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट। तो एवरीवन आपका फिर से यहाँ सब्जेक्ट है नए क्लोज का, और आपकी फिर ये सिंगुलर होता है अगर आपको पता हो, एवरीवन, नो वन, समवन। तो जो वर्ब भी है वो भी कैसी आई हुई है, सिंगुलर आई हुई है। तो एवरीवन फील्स क्या, फ्री, एंड एवरीवन कैन परस्यू, इस वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो भी एवरीवन ही है, कॉमन था तो इसलिए बाहर निकाला हुआ है। कैन मॉडल वर्ब थी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आपको पता होगा वैसे एवरीवन, समवन, नो वन के लिए हम ही वाले यूज करते हैं, लेकिन उसने दोनों ही लिख के दिए हुए हैं, हर भी लिख के दिया हुआ है, तो ज्यादा समझदार हो रहा है। अदरवाइज बहुत सारे एग्जामिनेशन में एवरीवन, समवन के लिए हमेशा मैस्कुलिन जेंडर वाले प्रोनाउन यूज होते थे, फेमिनाइन जेंडर वाले नहीं होते थे, लेकिन इसने तो दोनों ही करके दे दिए, तो ये तो बहुत समझदारी वाली बात है। यूं ही करना चाहिए, सिर्फ एक जेंडर को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, जैसे कि पेट्रियार्की में होता था, है ना, कि पेट्रियार्की देख के हम लोग मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, मैंने आपको समझाया भी था। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हिज और हर दोनों एवरीवन के लिए आया हुआ है, तो ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गलती कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में है। All stakeholders of education have the right to ask for accountability in every aspects of its implementation. तो हर एक स्टेक होल्डर को जो कि एजुकेशन का, उसके पास अधिकार है पूछने का उसकी अकाउंटेबिलिटी को हर एक पहलू में, और हर एक पहलू और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हर एक पहलू में अकाउंटेबिलिटी है उसको आस्क करने का, और अधिकार है किसके पास, एजुकेशन में ऑल स्टेक होल्डर्स के पास। तो मिस्टेक क्या भाई इसके अंदर, मिस्टेक एवरी जो है अपने पास सिंगुलर नाउन लेता है, एवरी बॉयज नहीं होता, एवरी बॉय होता है, एवरी रूल्स नहीं होता, एवरी रूल होता है। तो आप एस्पेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। ऑल स्टेक होल्डर्स जो है आपका ये सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, तो उसकी जो वर्ब है वो हैव है। स्टेक होल्डर्स के पास क्या है, राइट है क्या करने का, आस्क करने का, टू के बाद V1 है, और प्रेपोजिशन है, अकाउंटेबिलिटी उसका ऑब्जेक्ट है। फिर एवरी के पास सिंगुलर चाहिए था, बस वही इन प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो इतना जो चीज आपको मतलब बार बार आपके आगे आ रही है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं स्किप कर दूं, नई नई बात बताऊं। इसलिए अब ये प्रेपो और प्रेपो के ऑब्जेक्ट कोशिश करूंगा कि कम बताऊं आपको, क्योंकि पता ही है, ठीक है। जहां दिक्कत आ रही होगी वहां समझा दूंगा, या फिर जो चीज मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा बताने वाली है मैं वो बता दूंगा, और एरर जो है वो समझा दूंगा, ताकि आपके भी वो चीज काम आए और रेलिवेंसी के साथ आप चीजों को पढ़ें, ठीक है। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रोमोट्स लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोशल हार्मोनीज अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्या मिस्टेक है भाई, तो मिस्टेक इसके अंदर ये है कि हार्मोनीज कोई वर्ड नहीं होता। हार्मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। हार्मनी का मतलब होता है प्लेजेंट रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप किन्हीं दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के ग्रुप के बीच में। तो यहाँ पे हार्मनीज कोई वर्ड नहीं है, सोशल हार्मनी होगा, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और सोशल हार्मनी। अब इसके अंदर दो तीन एक्स्ट्रा बातें हैं, उसे हम लोग सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे सर मैनी लैंग्वेजेस है, प्लूरल है, तो प्रोमोट क्यों नहीं हुआ, प्रोमोट्स क्यों लिखा हुआ है, उसके पीछे एक रीजन है। जेरेंड की क्लास आपको ध्यान है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसमें स्मोकिंग जो है सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, आपका नाउन है, जेरेंड है, और ये उसकी वर्ब है। अगर आपको ध्यान होगा, अगर बीच में मैं कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दूं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने ऐड कर दिया सिगरेट्स, सिगरेट्स की स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे नहीं पता है, ठीक है, एक बार मेक श्योर कर लेना। अब मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर मैंने कहा स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्या आपने वर्ब चेंज कर दी क्या, नहीं ना, वर्ब अभी भी इजी रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट स्मोकिंग ही है। बीच में कोई शब्द ऐड कर देने से ऐसा नहीं है प्लूरल शब्द आगे आगे तो वर्ब भी प्लूरल कर दोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जेरेंड है, ये जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है। स्मोकिंग व्हाट, स्मोकिंग सिगरेट्स, तो बीच में एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो वर्ब है वो जेरेंड के लिए आएगी।
ऐसे ही लर्निंग जो है वो प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक, कल्चरल और सोशल हार्मनी। लेकिन लर्निंग व्हाट? लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। बात समझ में आई? स्मोकिंग व्हाट? स्मोकिंग सिगरेट्स। तो लर्निंग मेन सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, जेरेंट बन के आया, उसकी जो वर्ब है प्रमोट्स है। जेरेंट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी देखो एस वाली सिंगुलर है। ये जो मैनी लैंग्वेजेस है ये जेरेंट का भी ऑब्जेक्ट है। लर्निंग व्हाट? मैनी लैंग्वेजेस। इसमें मैनी के बाद प्लूरल आता है तो लैंग्वेजेस आया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रमोट्स ठीक लिखा हुआ है। क्या प्रमोट करता है? हार्मनी को, एक बढ़िया रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। कैसा रिलेशनशिप? लिंग्विस्टिक, कल्चरल और सोशल। तो ये हार्मनी नाउन को मॉडिफाई करने वाले तीनों के तीनों एडजेक्टिव है, सोशल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल। अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो अमंग जो होता है वो ऑफकोर्स दो से ज़्यादा के लिए आता है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलेंगे ऑफकोर्स ऐसे लोग दो से तो ज़्यादा ही होंगे, कॉमन सेंस है ये तो अमंग ठीक लिखा हुआ है। तो अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट के बाद भी प्लूरल आता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे भी और कोई गलती नहीं है। तो कहने का मतलब एरर आपका कौन से पार्ट में था? ये वाला पार्ट कौन सा था? बी पार्ट था, ठीक है। वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेस। विम्स का मतलब होता है अपनी मनमर्जी, जो मन में आया, जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कर दिया। फैंसीज का मतलब होता है पसंद। तो किसी भी इंसान को एक्ट नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग पब्लिक प्लेसेस में। तो मिस्टेक इसके अंदर यह है कि ऑन पब्लिक प्लेसेस नहीं होता बेटा, इन पब्लिक प्लेसेस होता है, ध्यान रखिएगा। ऑन पब्लिक प्लेसेस नहीं होता, इन पब्लिक प्लेसेस होता है। जैसे देयर इज अ लॉ अबाउट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल कैमराज इन पब्लिक प्लेसेस आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो समथिंग इज हैपेंड इन पब्लिक प्लेसेस, या समथिंग शुड बी डन इन पब्लिक प्लेसेस, ना कि ऑन पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, वन है तो फिर वन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आते हैं, ठीक लिखा हुआ है। शुड मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक लिखा हुआ है। एंड के दोनों तरफ पैरेललिज्म मेंटेन होना चाहिए। विम्स और फैंसीज हैं, प्लूरल प्लूरल बना हुआ है तो ठीक है। और इन पब्लिक प्लेसेस में तो बता ही दिया मैंने आपको, सी पार्ट में मिस्टेक है। Economists believe that India had taken a new turn in 1990 with the liberalization to her economy. इकोनॉमिस्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, बिलीव उसकी वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, आपको साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990, इन 1990 कोई सन दे रखा हो, कोई मंथ दे रखा हो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये सब फिनिश्ड के टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेते हैं। तो टेक, टुक, टेकन, तो टुक आना चाहिए, यहाँ पे बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। अच्छा, ये बताएंगे यहां पे इस सेंटेंस में हर किसके लिए आया हुआ है? इस सेंटेंस में हर किसके लिए आया हुआ है? इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इंडिया ने लिया न्यू टर्न 1990 में, जब लिबरलाइजेशन आया उसकी इकोनॉमी में। किसकी? ये जो हर आया हुआ है ये इंडिया के लिए आया हुआ है। आप बोलोगे सर इंडिया के लिए तो इट्स नहीं आना चाहिए, अब उसने पर्सोनिफाई करके दिया हुआ है। पता नहीं क्यों थोड़ा एडवांस चल रहे हैं डिफेंस एग्जामिनेशन वाले, अच्छा लग रहा है मुझे, प्रगति की राह पे है, प्रोग्रेस हो रही है इनके क्वेश्चंस के अंदर, है ना। ये बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जैसे चंदा हमारा मामा है, ये धरती मेरी माँ है ना। आपके लिए तो और रिलेटेबल होगा, गदर, गदर मूवी कौन सी, बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर मूवी देखी होगी ना, ये धरती मेरी माँ है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग उसने बोला हुआ है कि ये धरती मेरी माँ है, तो वो उसी बात को आपके क्वेश्चंस में भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि धरती उनकी माँ है। किनकी? जो डिफेंस के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात माननी है क्या, कि धरती तुम्हारी माँ है, और वो तो है ही, है ना, तभी तो तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, वरना और किसी एग्जाम की तैयारी कर लेते। क्योंकि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको पता है थोड़ा ज़्यादा ही जोश चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही जुनून चाहिए, सिस्टम हिला देने वाला जोश चाहिए, हाँ कि ना। तो है आपके अंदर की नहीं है? अब सिस्टम हिला देने का मतलब ये नहीं है कि उठाकर लैपटॉप ही तोड़ दिया, फोन पर मुक्का मार दिया, वो सर आज ही एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा, इतना भी जोश नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जोश चाहिए, तो वो बताना चाह रहा है कि धरती उनकी माँ है, और आपकी भी और मेरी भी, ठीक है। तो हर जो है इंडिया के लिए आया हो, आ सकता है वैसे, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अर्थ को भी हम लोग फेमिनाइन जेंडर में रख सकते हैं, अर्थ को भी हम लोग हर बोल सकते हैं। सन को मेल हम समझते हैं ना, कि सूरज हमारा चाचू है, हाँ, चंदा हमारा मामू है, यस और नो, तो ये वही है। बाकी सब कुछ ठीक है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर और कोई मिस्टेक नहीं है।
Irrigation works have a special importance in an agriculture countries like India, where rainfall is unequally distributed throughout the seasons. अच्छा, मिस्टेक इसके अंदर ये है, क्या मिस्टेक है भाई? इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चर कंट्रीज, अच्छा ओके, एंड लिखा हुआ है ना, एक कंट्री की बात हो रही है ना, तो आर्टिकल कंट्रीज नहीं कंट्री के लिए होगा यहाँ पे। तो कंट्री या नाउन सिंगुलर होना चाहिए और एग्रीकल्चर उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होना चाहिए, बोलो हाँ, ठीक है। तो इरिगेशन जो है सिंचाई की बात हो रही है, उसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है एक ऐसी कंट्री में जो कि एग्रीकल्चर है जैसे कि इंडिया, जहां पे रेनफॉल जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी भी बारिश आ जाती है, मतलब मॉनसून जो है कभी भी आ जाता है थ्रू आउट द सीजन्स। बाकी सब कुछ चेक कर लें। अब आप ये मत सोचना कि इरिगेशन सब्जेक्ट है, वर्क्स उसकी वर्ब है, नहीं, इरिगेशन वर्क्स जो है ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन बन के आया हुआ है, दो नाउन एक साथ आए हुए कंपाउंड नाउन है। उसकी जो वर्ब है वो हैव है, मेन वर्ब हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, ए आया हुआ इंपॉर्टेंस के लिए, स्पेशल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। और लाइक जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आपको पता है ना कि लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है जब वो वर्ब होता है, आई लाइक यू, शी लाइक्स मी, लेकिन लाइक प्रेपोजिशन भी होता है जब वो सिमिलैरिटी शो करता है, शी इज लाइक मी, आई एम लाइक हर, है ना। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी शो करनी है कि एक ऐसे देश में जैसे कि इंडिया है, सिमिलैरिटी बतानी है, जहां पे रेनफॉल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेनफॉल खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता है, यस और नो, वो एक तरीके से कोज ही है, यस और नो। तो यहां पे पैसिव लिखा हुआ इज बी की फॉर्म है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो रेनफॉल उसका सब्जेक्ट है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड उसकी वर्ब है, अनइक्वली इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है थ्रू आउट द सीजन्स, यस और नो। बाकी और कुछ मिस्टेक इसके अंदर नहीं है। तो ये वाली कैटेगरी आपकी खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे, क्लियर है जी, बढ़े आगे, चलो जी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। Each of the following sentences has a word or phrase underlined. Read the sentences carefully and find which part of speech the underlined word is. Indicate your response on the answer sheet accordingly. ये वही कैटेगरी आ गई जो मैं आपको बता रहा था, बहुत बढ़िया कैटेगरी है ये, मजेदार। बताओ भाई अंडर का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो साथ साथ देखते चलिए। सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, रेस्टेड आपकी वर्ब है, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड, ठीक है। तो पिलग्रिम्स आपका सब्जेक्ट है, द आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन बन के आया हुआ है। आपको पता है ना, एक होता है नाम एक होता है काम, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का इस वाली वर्ब का। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही शब्द को मैं सब्जेक्ट भी बोलूंगा नाउन भी बोलूंगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या पूछा है। और ऑल जो है ये पिलग्रिम्स को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव है, कुछ लोग इसे डिटरमाइनर भी बोल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल, तो फॉर प्रेपोजिशन है, वाइल जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन बन के आया हुआ ए आर्टिकल है। अंडर जो है अंडर बिलो, ये फिर से प्रेपोजिशन है और प्रेपो के बाद ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है द बेनियन ट्री, जिसमें बेनियन ट्री जो है वो नाउन है और द उसके पहले लगा हुआ तो पता लग रहा है, लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो प्रेपोजिशन है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। अच्छा बाकी तो आपको पता है एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, सुना होगा आपने। जैसे मैंने बोला 7 3 4 5 6, वो पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वंस 10,000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, उसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी, स्टैच्यू ऑफ कोर्स ये द आर्टिकल स्टैच्यू के लिए आया हुआ, कैसा स्टैच्यू, वंडरफुल, तो ये एडजेक्टिव है, स्टैच्यू नाउन है, नाउन कहाँ पे है, ये है। अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेलकम्स जो है यहाँ पे वर्ब है, किसकी वर्ब है, इसी स्टैच्यू की वर्ब है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है और द लीडर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, आर्टिकल लगा पड़ा है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है वेलकम्स वर्ब का, ऑब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसको वेलकम करता है, ऑल पीपल टू द सिटी, तो पीपल आपका नाउन है, ऑल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है और सिटी उसको उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो स्टैच्यू आपका नाउन है। अच्छा नाउन फ्रेज क्या होते हैं, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं नाउन फ्रेज क्या होते हैं। ऑफ कोर्स नाउन की पोजीशन पे जब दो या दो से ज्यादा शब्द आपको दिखाई दे तो उसे फ्रेज बोलते हैं।
जैसे सिर्फ राकेश होता, राकेश इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो राकेश नाउन था, लेकिन दो आगे राकेश एंड सीता, तो ये नाउन फ्रेज है। जैसे अभी हम देख के आए थे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। फिर था स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे ही रीडिंग बुक्स इज माय फेवरेट पास टाइम। तो ये जेरेंड होता है, ये दो एक साथ आए हुए ना, रीडिंग व्हाट, रीडिंग बुक्स, ये जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही द न्यू गर्ल आया हुआ है, गर्ल के लिए ये नाउन है, न्यू उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन फ्रेज ही होता है पूरा का पूरा। नाउन को अगर मॉडिफाई करे एडजेक्टिव तो वो भी एक नाउन फ्रेज की कैटेगरी में आता है पूरा का पूरा। सिंगल वर्ड नाउन है, और दो से ज्यादा वर्ड अगर आए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा आए हुए हैं, और अपने साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी लेके आया हुआ है नाउन, तब भी वो नाउन फ्रेज है। अभी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बेसिक तौर पे बता रहा हूं, ये काफी डिटेल में है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे द आर्टिकल किसके लिए आया है, म्यूजियम के लिए, लेकिन कैसा म्यूजियम, वेल नोन, तो ये मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है वेल नोन यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि म्यूजियम को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है नोन, और नोन को मॉडिफाई करने वाला वेल जो है वो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही शब्द बन के आया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये पूरा नाउन फ्रेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाउन फ्रेज का थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा था क्या होता है। दिस इज हिज पेन, तो दिस सब्जेक्ट है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना ये, और इज जो है उसकी वर्ब है। पेन जो है नाउन है, और हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। याद है टेबल मैंने प्रोनाउन की आपको समझाई हुई है, प्रोनाउन की टेबल बनाई हुई है। हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, ये रहा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता अगर उसके बाद कुछ ना लिखा होता, तो याद होगा आपको। बताओ भाई जल्दी से। When people found that the jewel, इसे ज्वेल नहीं कहते, जूल कहते हैं। When people found that the jewel was in records of Rahim, they gave it to him. ये इट मेरे ख्याल से जुल के लिए आया हुआ है, ये शायद नाउन है, तो नाउन के लिए जो वर्ड आया है वो प्रोनाउन है, तो ए आंसर है। एक्स्ट्रा बातें जान ले एक बार, एक्स्ट्रा बातें जान ले कि नहीं जाने। चलो, तो पीपल आपका सब्जेक्ट है और वो नाउन है, फाइंड फाउंड उसकी वर्ब है, दैट यहाँ पे जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, नए क्लोज की शुरुआत कर रहा है। ज्यूल आपका फिर से सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है तो नाउन है, वॉज उसकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, रिकॉर्ड्स, इसे वैसे रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड जब वर्ब होता है तो रिकॉर्ड कहलाता है, जब वो नाउन होता है तो रिकॉर्ड कहलाता है। तो इन रिकॉर्ड्स बोलेंगे, प्लूरल बना हुआ है तो नाउन है। ऑफ फिर से आपका प्रेपोजिशन है, तो रहीम उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसी का नाम है तो नाउन है। गेव आपकी वर्ब है, दे उसको मॉडिफाई करने वाला सब्जेक्ट है, और ये प्रोनाउन है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इट आया हुआ है जूल के लिए, तो नाउन की जगह पे जो आए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। दे गेव व्हाट, इट फंक्शन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट का। टू फिर से प्रेपो है, और जो हिम है वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका प्रोनाउन है। बोलो हाँ। व्हेन जो है आपका कंजंक्शन है, जोड़ रहा है क्लोजेस को, ठीक है, इस क्लोज को और ऊपर वाले क्लोज को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन है। व्हेन एडवर्ब भी होता है, रिलेटिव एडवर्ब सुना होगा आपने, वो किसी और केस में होता है। नॉर्मल एडवर्ब भी होता है जब क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हेन डिड यू डू दिस, यहाँ पे नॉर्मल एडवर्ब है, तो वो आएगा किसी दिन, बात करेंगे। अभी इट को डिफाइन करना था तो प्रोनाउन बता दिया, और तो कुछ नहीं बचा ना, बच गया होगा तो देख लेना। इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। अब देखो, इट से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, इट किसी के लिए आया नहीं हुआ है, तो मैंने आपको, अगर आपने एसएससी वाली क्लास भी देखी है, देखते हैं कि नहीं देखते आई डोंट नो, देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो उनके क्वेश्चंस भी कुछ कुछ डिफेंस से मिलते जुलते हैं, और डिफेंस वाले एसएससी से मिलते जुलते हैं। जैसे ये कैटेगरी डिफरेंट है तो मैं डिफेंस की अलग ही क्लास बना रहा हूँ, लेकिन देखना चाहें तो आप एसएससी के भी देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि जो इट होता है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, जब सेंटेंस की उससे शुरुआत होती है, तो किसी के लिए आया नहीं हुआ है ये। जैसे इन सारे केसेस में इट किसी के लिए नहीं आया, बस सेंटेंस से शुरुआत कर रहा है, एक तरीके का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आया हुआ है। ये इम्पर्सनल, पर्सनल होता है किसी के लिए आया हुआ, इम्पर्सनल किसी के लिए नहीं आया। कि इट इज रेनिंग हो रही है, इट इज यू हु आर टू बी ब्लेम्ड, इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज डाउटफुल वेदर द गेम विल कंटिन्यू, तो ये किसी के लिए आया नहीं है बेटा। सिमिलरली इट इज 11 o'clock नाउ, तो शुरुआत हो रही है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा।
तो भले ही इम्पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का, इज उसकी वर्ब है। 11 आपका नाउन होता है, नाम है किसी चीज का। ओ क्लॉक जो होता है ये एडवर्ब होता है, ठीक है। नाउ भी आपका एडवर्ब है यहाँ पे। एंड जो है कंजंक्शन है। ऑल ऑफ अस शुड रिटायर, तो शुड रिटायर जो है आपकी वर्ब है। इसमें शुड मॉडल वर्ब है, रिटायर मेन वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑल है यहाँ पे, तो ऑल जो है यहाँ प्रोनाउन बन के आया हुआ है। यस और नो, बोलो हाँ। ऑफ जो है, ऑफ ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। टू बेड, टू यहां प्रेपोजिशन है और प्रेपो के बाद जो है वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, बेड जो कि नाउन बन के आया हुआ है। क्लियर है। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन है इट। मैं ऑल को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं बस, कि ऑल प्रोनाउन है कि नहीं है। तो भाई एक बार देख लेना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बार मैं भी चेक कर लूंगा क्लास के बाद। ऑल को लेके यहाँ पे क्योंकि एक ही वर्ड एक से ज्यादा फंक्शन कर सकता है ना, अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है। तो यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। तो ऑल या नाउन है कि प्रोनाउन है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं देख लूंगा भाई एक बार, ठीक है। मैं गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है, गलत कोई चीज़ नहीं समझाना चाह रहा। मैं खुद ऑल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, तो माफ कीजिएगा भाई। क्लियर। चलो, ओ क्लॉक जो होता है वो एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बताना है, वेरी ना, तो ब्यूटीफुल को बोला जा रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर को बोला जा रहा है, ये नाउन है। नाउन के बारे में जो बताए वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जो बताए वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब कहाँ है, बी, तो बी आंसर है। समझ में आया जी, ठीक है ना। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है। ये नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है, और ये उसके बारे में बता रहा है तो एडवर्ब है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, तो दिस बताना है ना, बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय नाउन है तो नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है दिस। बॉय, बॉयज प्लूरल बन जाता है, ये नाउन है ना। और इस जो वर्ब है वो इसी के लिए आई हुई है, बॉय के लिए। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकते हैं, तो नाउन है बॉय। स्ट्रॉन्गर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। रमेश आपका नाउन है। देन जो है वो प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाम है तो नाउन है। तो हमें दिस बताना था, दिस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बी आंसर। अच्छा, देन के बारे में एक खास बात और सिखाता हूं। देन कंजंक्शन भी होता है, देन प्रेपोजिशन भी होता है। जब दो क्लोजेस को जोड़े तो कंजंक्शन है, जैसे वी शुड नॉट स्पेंड, ये सब्जेक्ट और वर्ब, तो इधर से वी और अर्न सब्जेक्ट वर्ब, इनको जोड़ रहा है देन। वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन वी अर्न, तो यहां पे जोड़ रहा है ना, तो ये कंजंक्शन है। सिमिलरली यू सब्जेक्ट है, वो उसकी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, डू उसकी वर्ब है। दो क्लोजेस को जब जोड़े तो कंजंक्शन है। लेकिन यहां देखो, आई एम टॉलर देन माई डैड, यहां जोड़ नहीं रहा, तो यहां प्रेपोजिशन है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। ही वॉज 3 years ओल्डर देन मी, प्रेपोजिशन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आया है। नो वन कुड हैव वर्कड हार्डर देन हर, प्रेपोजिशन है इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, क्योंकि नो वन सब्जेक्ट है, कुड हैव वर्कड उसकी वर्ब है। ही सब्जेक्ट है, वॉज उसकी वर्ब है। तो एक ही क्लोज इसके अंदर दिखाई दे रहा है, आई सब्जेक्ट है, एम उसकी वर्ब है। एक ही क्लोज है ना, दो क्लोज नहीं है ना यहाँ पे। तो देन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही क्लोज है, दिस बॉय सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। तो देन जो है वो आपका प्रेपोजिशन है और रमेश प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, हर्ट उसकी वर्ब है, आई हर्ट होम माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। यस और नो, ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। द आंट्स फोर्ट द वैस्प, वैस्प बोलते हैं भिरड़ को, ततैया, ये पता होगा आपको, बी अलग होती है ना, ये वैस्प है। अब ये वैस्प देख के कुछ लोगों की आदत होती है छी ईयू है, कुछ लड़कियां करने लग जाती हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, यू सर मत दिखाओ मत दिखाओ, उल्टी आ जाएगी उल्टी आ जाएगी। अभी इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, अभी तो ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो होता है जनरली, वैस्प मतलब अ फ्लाइंग इंसेक्ट ऑफन ब्लैक एंड येलो दैट कैन स्टिंग, जो डंक मारे। अरे यार आंसर आ गया क्या, कोई बात नहीं, स्पीड तो नहीं होगी, पता ही नहीं लगा, फ्लो में खींच गया मैं तो मीटर पूरा। नहीं, बारिश भी बढ़िया आ रही है।
तो माहौल को आप इमेजिन करो, बारिश आ रही है, क्लास चल रही है, आप घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या मौसम होगा, नहीं? बढ़िया भाई बढ़िया। द ऑन्ट्स की आंट क्या बोलोगे? आंट, कीटी चीड़ी क्या बोलते हो तुम लोग? तो द आंट फोर्ट द वैस्प, जो चीटियां हैं वो लड़ी भिरड़ से, ततैये से। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फाइट, फोर्ट, फोर्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट दा है तो नाउन बन के आया हुआ है। फोर्ट होम किससे लड़ी? इनसे लड़ी, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, और द आर्टिकल है तो नाउन है। तो जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। क्लियर? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो एडवांस वर्ब होती है, इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आई कैन हार्डली बिलीव इट, हार्डली बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जल्दी से। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और कैन बिलीव उसकी वर्ब होगी। कैन मॉडल वर्ब, बिलीव मेन वर्ब। वर्ब को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ये रहा। इट जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिलीव व्हाट? इट, और प्रोनाउन है, तो एडवर्ब है यहां पे। क्या बात है जी, मजा आ गया। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूं मैं, घर से बना के आइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से क्वेश्चन में क्या गलती है, ठीक है जी? वैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, तुम्हें आंसर दिख जाएगा इसलिए दिखा नहीं रहा हूं। तो यही 24 क्वेश्चन है, आप इनको बताइएगा। अब आंसर तो क्या, लो एक और देख लो, 25वां भी है, ठीक है? अबे यार आंसर दिख गया क्या? कोई बात नहीं, वो तुम्हारी ईमानदारी है कितना आपने किया, ठीक है? टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और आगे की अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी दिन अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।